तो स्वागत है आपका आज की एजुकेशन में। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण या फिर फ्रिक्शन के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है समतल में गति, उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। इसके आगे स्टार लगा लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। CBSE RBSE इस सब का फेवरेट टॉपिक है ये घर्षण, क्योंकि ये डेली जो हमारा दैनिक जीवन उसमें डेली लाइफ में काम भी बहुत आता है, इसलिए घर्षण के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो घर्षण होता क्या है आपको पता तो होगा, वैसे फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। आइडिया तो सबको होता है घर्षण का। कोई वस्तु जो है, मान लो एक वस्तु हमने ले ली और ये किसी धरातल पे रखी गई है या किसी और वस्तु के ऊपर रखी गई मान लो। अब इस सतह के ऊपर, दोनों के सतह के ऊपर क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है। यानी ये सतह इसके ऊपर रखी गई, इंटरलॉकिंग क्या होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब इन दोनों सतहों के ऊपर जो है थोड़ी बहुत मतलब एक दूसरे के अंदर थोड़ी धसी हुई है ये, तो इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे ना, कोई भी F मान लो हम बल लगा रहे हैं ताकि ये जो है आगे सरक जाए, आगे खिसकाने के लिए जो है इस सतह के ऊपर हम बल लगा रहे हैं। अब बल का मान जो है आपने दैनिक जीवन में अपने देखा होगा कि बल लगाते ही जो है वस्तु आगे खिसकने नहीं लगती। हमें क्या करना पड़ता है, एक निश्चित अमाउंट का जो है एक बल लगाना पड़ता है, जिसके बाद में जो है वस्तु आगे खिसकेगी। इसका कारण क्या है कि ये जो दूसरी वाली सतह है ना, ये इस पहले वाली वस्तु की सतह के ऊपर नीचे से जो है एक बल लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि दूसरी वाली सतह जो है वो इस वस्तु की गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो इस विरोध के लिए जो बल लगाया जाता है ना दूसरी सतह के द्वारा, ये एक प्राकृतिक घटना होती है ये। और इस बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। इसकी आप पहले परिभाषा लिख लो। परिभाषा देखो, ऐसे लिखो, जब किसी एक वस्तु के ऊपर, जब किसी एक वस्तु के ऊपर, एक वस्तु की सतह के ऊपर लिख लो, वस्तु की सतह के ऊपर दूसरी वस्तु को खिसकाया जाता है, दूसरी वस्तु को खिसकाया जाता है तो दूसरी वस्तु जो है, दूसरी वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं वह इस गति का विरोध करती है, इस पहली वस्तु की गति का विरोध करती है। पहली वस्तु की गति का एक बल लगाकर विरोध करती है, ऐसे लिख लो, एक बल लगाकर विरोध करती है, विरोध करती है। आगे आप खुद लिख लो, इसको घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण क्या एक प्रकार का बल ही तो है जो दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु की सतह के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, देखो कारण मैंने आपको अभी बताया था, इंटरलॉकिंग इसका कारण है। इंटरलॉकिंग देखो क्या होता है, एक वस्तु की सतह है, ये जो हमारी ऊपर वाली वस्तु है ना उसकी सतह कुछ इस प्रकार हमें दिखाई दे रही है। मैंने आपको क्लीन एकदम बना के बता दिया, लेकिन ये ऐसी इस प्रकार की होती नहीं है। ये क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये ऊबड़ खाबड़ सतह है। इसी प्रकार जो दूसरी वस्तु उसकी सतह भी कुछ इस प्रकार ऊबड़ खाबड़ है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, मतलब इनकी इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग देखो इस प्रकार जो है एक दूसरे के इंटरलॉक हो जाएंगे ये। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, क्योंकि दूसरी वस्तु जो है वो इंटरलॉकिंग की वजह से विरोध करेगी इसका मतलब क्या है कि इस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, घर्षण बल जो है लग रहा है। यानी कि नॉर्मल यदि चिकनी सतह हम लेना, चिकनी सतह के ऊपर क्या होगा कि इंटरलॉकिंग नहीं होगी, और क्या होगा कि वो हमारा जो चिकना जो फ्लूइड है ना वो ये जो ऊबड़ खाबड़ सतह है उसको भर देगा। उससे क्या होगा कि चिकनी सतह होती है ना, वहाँ पे घर्षण बल का मान बहुत कम हो जाता है, मतलब लगभग जीरो भी हो जाता है। कई फ्लूइड्स ऐसे भी आते हैं जिनके लिए घर्षण बल जो है वो किसी भी सतह के ऊपर जीरो भी कर सकते हैं, लगभग जीरो। हमेशा जीरो तो कभी भी नहीं होता प्राकृतिक रूप में अगर आप देखें। ठीक है, तो ये हो गया अपने घर्षण की परिभाषा। अब हम लिखेंगे घर्षण के प्रकार के बारे में। दस्ते कहाँ चला गया आज, एक सेकेंड। हाँ लिखो, घर्षण के प्रकार, अलग अलग प्रकार के घर्षण होते हैं। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, 4 प्रकार के होते हैं वैसे। मतलब सर्पी घर्षण तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको एक बार जाने दो आप, सीधा हेडिंग डालो यहाँ पे, घर्षण के प्रकार में स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण देखो, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, कोई वस्तु जो है उस पर मैंने आपको बताया कि वस्तु को जो है किसी सतह की दूसरी वस्तु की सतह पे हमने रख रखा है, और हम क्या लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो सतह है ना दूसरी वस्तु की, वो विरोध कर रही है, इसलिए वो क्या लगा रही है, यहाँ से इस सतह के द्वारा जो है इस वस्तु के ऊपर वाली वस्तु के ऊपर क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, घर्षण बल को जो है स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि स्थैतिक घर्षण हम तब तक कहेंगे
मतलब मान लो मैं के एग्जाम्पल के लिए जो है आपको मतलब समझाने के लिए जो है परिभाषित करने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो किसी वस्तु को हम सरका रहे हैं खिसका रहे हैं तो एक निश्चित अमाउंट के बल के बाद में ही जो है वस्तु जो है घर्षण मतलब गति करना प्रारंभ करेगी। यानी उस अमाउंट के बल तक जो घर्षण लग रहा है ना वो ज़्यादा है, तभी तो वो वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। उसने मान लो ये जो फोर्स लग रहा है घर्षण, इसने इसकी गति को जो है रोक रखा है अभी तक, तो यानी कि गति कर नहीं रही है अभी तक, जो है वस्तु की गति प्रारंभ नहीं हुई है। तो इस प्रकार के जो घर्षण को हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण। यानी कि वह घर्षण जो वस्तु के गति प्रारंभ करने से पहले तक लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ इसका कि वस्तु की गति प्रारंभ होने से पहले जो है घर्षण बल उसके ऊपर लग रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थैतिक घर्षण। अब स्थैतिक घर्षण को किसी प्रकार से हम नाप नहीं सकते, ना तो इसका कोई फॉर्मूला आता है, ना इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जा सकता है। जितना आप बल लगाओगे ना, मान लो ये तो आप दैनिक जीवन में आपने अनुभव किया भी होगा कि जितना आप बल लगा रहे हो ना वो वस्तु जो है हिल ही नहीं रही, मतलब जब तक नहीं हिलती है तब तक की हम बात करें तब तक क्या लग रहा है, स्थैतिक घर्षण। इसका मतलब क्या है कि घर्षण का मान जो है वो आपके लगाए गए बल के बराबर है। इसीलिए तो क्या हो रहा है, आपने जितना मान लो 10 न्यूटन का बल लगाया, मान लो घर्षण जो है आप घर्षण कितना लगेगा, आप 10 न्यूटन का, क्योंकि वस्तु जो है गति प्रारंभ उसने करना प्रारंभ नहीं किया है, यानी कि घर्षण का मान भी कितना लग गया, 10 न्यूटन लग गया। यानी कि आपने 10 न्यूटन लगाया और उस दूसरे वाली सतह ने भी कितना लगा लिया, घर्षण 10 न्यूटन का। इसलिए ये दोनों बल जो है कैंसिल आउट हो गए और वस्तु जो है उसकी गति किसी प्रकार की उसमें गति नहीं हुई। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्थैतिक घर्षण। अब लिखो इसके अंदर ये सीमांत स्थैतिक घर्षण या फिर सीमांत घर्षण लिख लो सीधा। सीमांत घर्षण या सीमांत स्थैतिक घर्षण दोनों एक ही बात है। घर्षण का वह मान जिसके ऊपर जो है वस्तु जो है अपनी गति को प्रारंभ कर देती है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। यानी कि अगर हमने बल का मान जो है अपन बाहर से जो बल लगा रहे हैं ना, ये वाला बाहर वाला जो बल है F का मान, उसका मान एक मान के बाद में जो है गति प्रारंभ कर देगी ये वस्तु, तो कितना बल लगाने पर वस्तु जो है गति प्रारंभ कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। क्योंकि अब देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसको। मान लो कि कोई वस्तु जो है वो 15 न्यूटन का बल लगाने पे जो है गति करना प्रारंभ कर देगी, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, 15 न्यूटन का बल तो है मैक्सिमम लगाना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा कि वस्तु जो है गति करना प्रारंभ करेगी। 15 न्यूटन से कम अगर हम बल लगा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का मान, घर्षण का मान कितना होगा, 10 न्यूटन का लगेगा। लेकिन अगर हमने बल को हम बढ़ाते जाए और 15 न्यूटन तक ले आए ना, तो ये घर्षण का मान जो है 15 न्यूटन हो जाएगा और इस मान को हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। यानी कि ये जो लग रहा है ना इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीमांत घर्षण। तो इसकी परिभाषा लिखो, घर्षण का वह मान या फिर ये लिख लो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। घर्षण का स्थैतिक घर्षण का या फिर स्थैतिक घर्षण का वह मान जिससे अधिक बाह्य बल लगाने पर वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीमांत घर्षण या फिर सीमांत स्थैतिक घर्षण। यानी कि अगर हमने हमारा बल जो है वो स्थैतिक घर्षण के मान से अगर बढ़ा दिया तो वस्तु क्या करेगी, घर्षण करना प्रारंभ कर देगी। और हम दैनिक जीवन में जब भी हम किसी वस्तु को सरकाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, स्थैतिक घर्षण जो सीमांत घर्षण है ना उसके मान से ज़्यादा जो है वो हमें बाह्य बल हम लगाते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं इस प्रकार। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि स्थैतिक घर्षण को मापा नहीं जा सकता, आप कितना भी कर लो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लो, किसी भी फॉर्मूला के द्वारा जो है स्थैतिक घर्षण को नहीं नाप सकते। यानी कि आप जितना बल लगाओगे ना उतना ही बल जो है वो लगा देगी वस्तु जो है। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमने जितना बल लगाया ना उतना ही बल जो है वो सतह ने वापस लगा दिया, तो हमें क्या मिल गया, उतना स्थैतिक घर्षण हमें मिल गया और वस्तु जो है वहाँ से हिली भी नहीं। लेकिन सीमांत घर्षण को जो है वो हम माप सकते हैं। सीमांत घर्षण को हम लिखते हैं FS से, यहाँ पे नीचे जो है S ये स्थैतिक घर्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसको ये अगर आप FS से स्थैतिक घर्षण को दिखाएं ना तो FS मैक्सिमम जो है यानी कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जो लगने वाला है गति करने से पहले, उसको हम क्या बोल रहे हैं, FS मैक्सिमम या फिर सीमांत घर्षण उसको हम बोल रहे हैं। FS मैक्सिमम जो है उसका मान हम कैसे निकालेंगे, वो समानुपाती होता है नॉर्मल फोर्स के या फिर N के। नॉर्मल फोर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभिलंब बल एक ऐसा बल होता है जो कि वस्तु
जब किसी सतह के ऊपर रखी जाती है तो उस सतह के द्वारा ऊपर की ओर लंब जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर अभिलंब बल। तो एफ एस मैक्सिमम जो होगा ना सीमांत घर्षण, वो समानुपाती होता है एन के। ये फॉर्मूला ही है कि घर्षण जो है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स जो है ना, हमारा अभिलंब बल जो है उसके हमेशा समानुपाती होता है, इसलिए एफ एस मैक्सिमम समानुपाती एन। अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के निशान को हटा देंगे, तो एफ एस मैक्सिमम क्या आ जाएगा, बराबर म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस जो है वो एक गुणांक है। जब भी एक समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, तो हमें गुणांक का यूज करना पड़ता है। वो गुणांक हमने क्या ले लिया, म्यू एस। इसको हम बोलेंगे स्थैतिक सीमांत घर्षण गुणांक। सीमांत घर्षण गुणांक क्या हो गया, म्यू एस इंटू एन। तो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, म्यू एस इंटू एन। ये आ गया हमारा गणितीय रूप सीमांत घर्षण को ज्ञात करने का। अब लिखो अगला टॉपिक, गतिक घर्षण। ये तो हो गया सीमांत घर्षण। अब हम बात करते हैं गतिक घर्षण के बारे में। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण के नाम से आपको पता चल गया होगा कि भाई वस्तु पर तब तक जो बल लग रहा है, गति के प्रारंभ करने से पहले तक जो बल लग रहा है उसको तो हम बोल रहे हैं स्थैतिक घर्षण। जब वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी ना, उसके बाद में उसके ऊपर जो बल लगेगा घर्षण का, उसको हम बोलेंगे गतिक घर्षण बल या फिर गतिक घर्षण। तो ऐसा लिखो, वस्तु के गति प्रारंभ करने के बाद, या फिर सीधा ऐसे लिख लो ना, इतना आपको लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। गति करती हुई वस्तु पर, गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल, लगने वाला घर्षण बल, घर्षण बल। और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने लैंग्वेज में जो है उसको आप पूरा समझा सकते हो कि भाई सीमांत घर्षण से पहले तो है वस्तु रुकी हुई रहेगी, घर्षण का बल अगर सीमांत घर्षण से कम है तब तक तो वस्तु रुकी हुई रहेगी, और उसके बाद में जो है गति करना जब वस्तु प्रारंभ कर देगी, उसके बाद में उस पर जो घर्षण बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण। गतिक घर्षण बल जो है उसको भी हम नाप सकते हैं, स्थैतिक घर्षण को नाप नहीं सकते, सीमांत घर्षण को नाप सकते हैं, और गतिक घर्षण को भी नापा जा सकता है। गतिक घर्षण को हम दिखाएंगे, नीचे एफ के नीचे के लगा देंगे, इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। एफ के का मान भी क्या होता है, समानुपाती होता है, ये भी एन के। घर्षण बल जितने भी होते हैं वो एन के समानुपाती ही होते हैं। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स या फिर अभिलंब बल आप लिख सकते हो, आप अभिलंब बल, अभिलंब बल या फिर नॉर्मल फोर्स। एफ के समानुपाती एन, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एफ के बराबर क्या आ जाएगा, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। वहाँ पे क्या लिखा था, म्यू एस लिखा था हमने, यहाँ पे सीमांत घर्षण के लिए मैंने आपको बताया था एफ एस बराबर क्या लिखा था हमने, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन, यानी कि ये क्या है, गतिक घर्षण गुणांक। इसको हम क्या बोल रहे हैं, गतिक घर्षण गुणांक। वो क्या था, स्थैतिक घर्षण गुणांक, सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक, और ये क्या है, गतिक घर्षण गुणांक, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। अब देखो ये तो हो गया गतिक घर्षण की बात, इससे पहले हमने पढ़ी स्थैतिक घर्षण की बात। अब आप लिखो यहाँ पे साइड के अंदर, इसको कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। तो अब लिखो कि म्यू एस का मान जो होता है, म्यू एस का मान वो हमेशा हमेशा क्या होता है, म्यू के से ज़्यादा होता है। म्यू एस का मान हमेशा म्यू के से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एफ एस का मान जो है, यानी कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत स्थैतिक घर्षण का मान जो है वो हमेशा क्या होगा, गतिक घर्षण से ज़्यादा होगा। और ये तो आप सोच भी सकते हो कि यार एक तो घर्षण है, वो घर्षण है स्थैतिक घर्षण, जो कि वस्तु की गति को होने ही नहीं दे रहा, वस्तु की गति को प्रिवेंट ही कर रहा होने से, उससे पहले जो है वो वस्तु पर क्या लगा रहा है, घर्षण बल अपना लगा रहा है। और एफ के जो है वो तब लग रहा है जब गति करना प्रारंभ कर देती है। इसका मतलब एफ के का मान हमेशा क्या होगा, गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होगा, स्थैतिक घर्षण हमेशा एफ के से ज़्यादा होगा। अगला टॉपिक लगाओ, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सर्पी घर्षण इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण देखो क्या हो गया कि मान लो मैंने आपको बताया कि कोई फ्लूइड हमने जो है किसी सतह के ऊपर गिरा दिया, या फिर कोई चिकनी, मान लो चिकना फ्लूइड है, मान लो तेल या फिर घी जो भी है, वो हमने जो है किसी सतह के ऊपर गिरा दिया। अब जो है वस्तु जो है इस पे गति करना, वस्तु को गति करवाना आसान हो जाएगा, घर्षण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार जो घर्षण लगेगा ना वस्तु की सतह पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। यानी सर्पी घर्षण क्या कर रहे हैं हम, जब वस्तु फिसल रही है ना, किसी मान लो कोई फ्लूइड हमने गिरा दिया, यहाँ पे पहले पानी गिरा दिया, चिकना मतलब चिकना फ्लूइड कोई भी गिरा दिया, जिसका जो क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है, तो उसके बाद में जो वस्तु के ऊपर घर्षण लगेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण इतना ही है बस। अगला टॉपिक लगाओ, लोटनी घर्षण। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के हैं, स्थैतिक, गतिक, सर्पी और लोटनी। लोटनी घर्षण देखो,
वैसे तो नाम से ही क्लियर लग रहा होगा आपको भी, लोटनी घर्षण क्या होता है। जब लोटनी गति करेगा तब क्या लगेगा, लोटनी घर्षण लगेगा, लोटनी घर्षण। जब वस्तु रोलिंग गति कर रही है, लोटनी गति कर रही है या फिर घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करती हुई या फिर लोटनी गति करती हुई वस्तु के ऊपर जो है कोई अगर वो घर्षण लग रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोटनी घर्षण। जैसे कि ये सतह, इसके ऊपर ये वस्तु जो है इस प्रकार घूमती हुई जो है आगे जा रही है, ये वस्तु कोई टायर मान लो, तो टायर जो है वो घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है इस सतह के द्वारा जो है इस तरफ एक बल लगेगा, घर्षण बल, उसको हम क्या बोलेंगे, लोटनी घर्षण, या फिर FR से इसको क्या क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ये होगा लोटनी घर्षण कंप्लीट। और FR की वैल्यू जो है वो हमेशा सर्पी घर्षण से कम होती है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि FR जो है वो हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण को हमने मान लो P से हम डिनोट करते थे एक बार, FR कम होता है सर्पी घर्षण से, और सर्पी घर्षण जो है वो कम होता है गतिक घर्षण से FK, और गतिक घर्षण जो है वो कम होता है स्थैतिक घर्षण से, यानी कि स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा ज़्यादा होता है और सबसे कम जो होता है वो लोटनी घर्षण या फिर FR का मान होता है। तो आप सीधा ऐसे लिख लो कि यहाँ पे इसको लिख लेना आप, ये पूरा ऐसे का ऐसा उतार लो पहले, फिर यहाँ पे लिख लेना FR क्या है, लोटनी घर्षण, FP क्या है, सर्पी घर्षण, FK क्या है, गतिक घर्षण, और FS क्या है, हमारा स्थैतिक घर्षण। तो ये होगा अपना घर्षण के प्रकार। घर्षण के बारे में हमने पढ़ लिया, घर्षण के प्रकार भी हमने पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं इसके प्रभावों के बारे में जानेंगे कि घर्षण का जो है हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले आप लिखो, हेडिंग डालो एक, विराम कोण। विराम कोण, विराम कोण देखो क्या होता है। जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर या फिर बंकित सतह के ऊपर जो है इस प्रकार की ये जो टेढ़ी सतह होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन या फिर बंकित सतह। बंकित सतह के ऊपर जब किसी वस्तु को रखा जाता है ना, तो वस्तु जो है एक एंगल के बाद में, एक एंगल से कोण का मान ज़्यादा होने पर क्या होता है, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, यानी नीचे जाना प्रारंभ कर देती है। इस थीटा के मान को हम क्या बोलेंगे, विराम कोण, यानी कि बंकित सतह का वह मान जिससे कम मान तक जो है वस्तु रुकी रहती है, और इस कोण से अधिक मान होने पर, बंकन का मान इससे अधिक होने पर वस्तु जो है वो गति करना प्रारंभ कर देगी या फिर नीचे सरकना क्या कर देगी, प्रारंभ कर देगी। उसको हम क्या बोलेंगे, विराम कोण। अब विराम कोण की गणना किस प्रकार करें, मतलब इस सतह का वो मान क्या हो जिसके लिए जो है वस्तु अपने आप जो है नीचे जाना या फिर नीचे फिसलना प्रारंभ कर देगी, उसकी हम गणना कैसे करें, उसके लिए एक डेरिवेशन है हमारा, वो डेरिवेशन हम देखते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि बंकित सतह पे जब भी कोई वस्तु रखी हुई हो तो उसके ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा सतहों के बीच में लंबवत लगेगा, इसके बारे में कोई वो दोहरा ही नहीं है, मतलब ये आपको याद होना ही चाहिए हमेशा। यहाँ पे लग गया ऊपर की ओर N, और नीचे जो है mg हमारा लग रहा है हमेशा, mg जो है mg या फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो है mg वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो सतह के लंबवत लग रहा है। अब इनके जो है हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। देखो ये हमारा थीटा, अब इसको हम क्या करेंगे, एक तो mg का घटक इस प्रकार होगा इस दिशा में, और एक हमारा mg का घटक क्या होगा, इस दिशा में। तो ये तो हो गया mg, ये हमेशा ये एंगल जो है ये हमेशा थीटा होगा, जो थीटा यहाँ पे है ना वो थीटा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये थीटा के साथ वाला कोण क्या होगा, mg कोस थीटा घटक देगा, और थीटा के लंबवत घटक जो होगा वो देगा हमें mg साइन थीटा। ये आपको याद रखना हमेशा। मैंने आपको ये मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि थीटा के साथ वाला जो घटक होगा वो तो होगा mg कोस थीटा या फिर r कोस थीटा। यहाँ पे अगर r हो, मान लो कोई भी सदिश हो, तो उसके कोण के साथ वाला जो घटक होगा ना वो कोस थीटा का होगा, और ये वाला लंबवत जो उसके घटक होगा वो होगा साइन थीटा का। तो ये होगा mg कोस थीटा, ये होगा mg साइन थीटा। इसी प्रकार n जो है, n के भी घटक तोड़ लेंगे हम। अब देखो, अगर आपको बेसिक में थोड़ी अगर पता हो तो ये थीटा जो होगा ना, ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे, यानी अगर ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो आपको याद ही रखना है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको परेशानी होगी बाद में ज्योमेट्री आपको समझने में। ये थीटा और ये थीटा बराबर होता है, और ये थीटा और ये थीटा भी है, ये भी ज्योमेट्री से बराबर होता है, ये भी आप याद रख लो, ठीक है। तो एन जो ऊपर वाला घटक जो होगा वो हो जाएगा एन कोस थीटा, और एन कोस थीटा के लंबवत जो घटक होगा वो होगा एन साइन थीटा, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, mg के दो घटक तोड़ लिए, mg साइन थीटा और mg कोस थीटा, और फिर हमने क्या किया, n कोस थीटा और n साइन थीटा के घटक दो तोड़ लिए, n के भी दो घटक जो है वो हमने तोड़ लिए। और ऊपर की ओर यहाँ पे जो बल लगेगा मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन, ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले तो हम जो है लेफ्ट वाले और राइट वाले जितने भी अपने जो घटक हमने तोड़े हैं, जितने भी बलों के, उनको सबको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा कि वस्तु जो है नीचे की तरफ जा रही है। मैंने आपको बताया कि विराम कोण से ज़्यादा कोण होने पर क्या होगा कि वस्तु जो है वो नीचे की तरफ गति करना प्रारंभ कर देगी।
तो उसके लिए क्या होगा कि ये फ्रिक्शन जो लग रहा है, स्थैतिक घर्षण जो लग रहा है Fs, उसका मान जो है वो उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए mg sin थीटा, जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, उससे ज़्यादा क्या मान हो जाना चाहिए Fs का। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जब तक वस्तु रुकी हुई हो ना तब तो Fs का मान क्या होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, यानी कि Fs और घर्षण और mg sin थीटा जो इस तरफ लग रहा है फोर्स, वो दोनों अगर बराबर है तब तक तो क्या है, वस्तु रुकी हुई है। अब हम देखेंगे कि जो है ये वाला हमारा n, ये mg cos थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ना तो वस्तु ऊपर की और बाहर की तरफ जा रही है, ना ही ये वस्तु जो है अंदर की तरफ इस तरफ आ रही है, यानी कि n और mg cos थीटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो n बराबर हमारा क्या आ गया, mg cos थीटा। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो हमारी क्या बन गई, Fs बराबर mg sin थीटा, और n बराबर क्या आ गया mg cos थीटा, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। कैसे कि n जो है वो mg cos थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसी वजह mg sin थीटा जो है वो इस वाले हमारा जो है, ये हमारा mg sin थीटा Fs को, फ्रिक्शन को, घर्षण को हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तब क्या आ जाएगा कि Fs तो रह जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा n, और बराबर में mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, mg से mg घट जाएंगे, और Fs का मान मैंने आपको बताया था कि Fs का मान μs इंटू एन होता है। Fs का मान क्या होता है, μs इंटू एन, और नीचे क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। तो n से n भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n और n कट जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, μs बराबर साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, तो टेन थीटा। तो थीटा का मान इससे हमें क्या मिलता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यूस। ये हमारा क्या आ गया, विराम कोण का मान, इसको हम क्या बोलेंगे, विराम कोण। थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यूस हमारे क्या है, मैंने आपको बताया था स्थैतिक घर्षण या फिर सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो ये वृत्तीय पथ पर वाहन की गति, वृत्तीय पथ के ऊपर वाहन की गति जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया। देखो कैसे कि कोई वस्तु, कोई वाहन जो है वो या कोई गाड़ी जो है वो इस प्रकार जा रही है, पहले तो सीधी चल रही है, एकदम सिंपल रोड है, प्लेन रोड। उसके बाद यहाँ पे जो है मान लो कोई मोड़ आ गया, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है वो एक वृत्तीय रोड की तरह है, यानी कि ये रोड जो है इतने पोर्शन के लिए क्या कर रही है, एक वृत्तीय रोड की तरह कार्य कर रही है। इसके ऊपर जो है, गाड़ी के ऊपर हमें धीरे भी करना पड़ेगा, ध्यान से भी घुमाना पड़ेगा, तो वो उसके ऊपर हमने अभी घर्षण पढ़ा है। घर्षण का इसमें क्या रोल है वो हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखो पहले तो ये लगाओ कि इसमें दो पोर्शन आएंगे। एक तो जब हमारा जो रोड है वो बंकित ना हो, बंकन रहित रोड हो, और एक हमारा पोर्शन आएगा बंकन सहित या फिर बंकन के साथ रोड, बंकित रोड लिख लो सीधा, बंकित रोड सड़क। दो प्रकार के आ गए। पहले हम पढ़ेंगे बंकन, जब उसमें नहीं है, बंकन मतलब रोड जो है वो एकदम प्लेन है, वो जो हमारे धरातल है ना उससे उठी हुई नहीं है। नॉर्मल क्या करते हैं कि मोड़ के ऊपर जो है वो रोड को क्या करते हैं, उठा देते हैं इस प्रकार इस तरफ, तो गाड़ी जो है वो चलती हुई क्या होगी, आराम से उसको हम घुमा पाएंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस दूसरे वाले टॉपिक में, बंकित सड़क के ऊपर, कि क्यों हम आराम से घुमा पाते हैं, रोड को उठाया क्यों जाता है, उसके बारे में। पहले हम क्या करेंगे, बंकन रहित रोड की बात कर रहे हैं। अब बंकन रहित के ऊपर जो है मान लो गाड़ी यहाँ पे है, इस टाइम पे गाड़ी जो है चल रही है इस प्रकार, और यहाँ पे उसने क्या किया, टर्न मारा। अब इस टर्न के ऊपर जो है बाहर की तरफ एक बल लगेगा। मैंने आपको वृत्तीय गति के अंदर बताया था कि जब भी किसी वस्तु को या फिर पत्थर को या फिर वस्तु को जो है इस प्रकार घुमाया जाता है तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, बाहर की तरफ, और ये बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल वृत्तीय गति के अंदर। और अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम बोल रहे थे अभिकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल जो है वो वैसे अपकेंद्रीय बल होता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय बल बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बाहर की तरफ ले जाता है वस्तु को। तो ये गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, जब गाड़ी के अंदर जब बैठे हैं तो ये स्पर्श रेखीय बल नहीं होगा, ये क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। क्योंकि मैंने आपको वृत्तीय गति के अंदर बताया था कि जब भी हम निर्देश तंत्र हमारा जो है जिस पे हम बैठ रहे हैं वो यदि गाड़ी के निर्देश तंत्र के ऊपर है एकदम, तो क्या होगा, हमें अपकेंद्रीय बल या फिर एक छद्म बल का एहसास होगा, आभास होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल, जो कि क्या लगेगा, बाहर की तरफ हमें लेके जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अब देखो हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के ऊपर बल कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, एक अंदर की तरफ लगता हुआ एक बल चाहिए जो कि इस बाहर की तरफ लगने वाले अपकेंद्रीय बल को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे, ताकि गाड़ी जो है फिसलती हुई बाहर ना चली जाए, रोड से बाहर ना चली जाए। और ये बल हमारा कौन सा होगा, घर्षण बल।
ठीक है। बाहर की तरफ क्या लग रहा है, अपकेंद्रीय बल, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, घर्षण बल। तो हमें कितना घर्षण चाहिए जिससे हमारी जो गाड़ी जो है बाहर की तरफ ना चली जाए, उसकी हम गणना किस में करेंगे, बंकन रहित रोड के अंदर, बंकन रहित सड़क के ऊपर, उसकी उस घर्षण की हम गणना कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये हमने गाड़ी बना ली पहले, ये हमारी गाड़ी। अब देखो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, हमारा mv²/r, mv² या फिर अपकेंद्रीय बल, ठीक है, हमारा अपकेंद्रीय बल। और ये अंदर की तरफ जो है, जो हमें सेंटर की ओर खींच रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, घर्षण बल। खींच नहीं रहा बल्कि ये अपकेंद्रीय बल के विरोध में लगता है। घर्षण बल हमेशा किसी भी बल के विरोध में लगता है, गति के विरोध में लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, घर्षण बल एफ या केवल एफ लिख लो, केवल एफ लिख लो, स्टैटिक घर्षण ये है। ऊपर क्या लग रहा है, हमारा नॉर्मल फोर्स, गाड़ी के ऊपर नॉर्मल फोर्स मैंने आपको बताया था नॉर्मल लगता है। अब देखो एफ जो है वो हमेशा ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए mv²/r के। क्या होना चाहिए, एफ हमेशा mv²/r के ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए। क्योंकि घर्षण अगर है, घर्षण से अगर ज़्यादा हो गया अपकेंद्रीय बल यदि घर्षण बल से ज़्यादा हो गया तभी तो गाड़ी बाहर की तरफ चली जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। इसलिए हमें क्या चाहिए, घर्षण बल जो है वो या तो ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है ना उससे या तो उसका मान ज़्यादा हो या फिर उसके लगभग बराबर हो। तब हम क्या होगा, हमें हमारे जो कंडीशन है वो प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, आराम से गाड़ी को चला पाएंगे। एफ क्या होना चाहिए, बड़ा mv²/r से। अब आगे लिखो, एफ की वैल्यू मैंने आपको बताई रही है, बराबर μs/n होता है, μs/n। तो μs/n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, μs/n इस तरफ ले आते हैं r को, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, और m को हम क्या ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा m इस तरफ आ गया, और ये हमारा सॉरी r तो इस तरफ आ गया। अब v को हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है वो हटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v² लेस देन इक्वल टू μs/n/r/m। और v की वैल्यू इससे हमें क्या मिल जाएगी, v लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, √μs/n/r/m। ये हमारा क्या आ गया, अधिकतम वेग आ गया। अधिकतम वेग कौन सा, जिस वेग से हमें गाड़ी को घुमाना है। यानी कि इससे हमें क्या पता चल गया, जैसे यहाँ पे रोड के ऊपर एक बोर्ड वगैरह लगे होते हैं ना, कि इससे ज़्यादा जो है आपको गति अपनी नहीं बढ़ानी है, वरना क्या होगा कि अपनी गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो उस वेग की गणना किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, इस सूत्र के द्वारा। म्यूएस क्या हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक, एन क्या उसका नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, mg के हमेशा बराबर होता है। जितने अपने वाहन का जो भार है ना, जो पूरा, उसके बराबर क्या लगता है, ऊपर की ओर n लगता है। तो ये हमारा n आ गया। r जो है वो रेडियस है, ये जो हमारा वृत्तीय पथ बन रहा है ना, उस पथ की रेडियस है r, और m हमारा क्या है, हमारा द्रव्यमान। ये जो हमारी गाड़ी है ना, वाहन है, उसका द्रव्यमान क्या है हमारे पास, m। तो v लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, μs/n/r/m √में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बंकन रहित सड़क के ऊपर। अब हम बात करते हैं बंकित अगर हो सड़क में अगर बंकन डाल दिया हमने, किसी कोण के ऊपर सड़क को बना दिया, उस समय पे घर्षण जो है वो किस प्रकार कार्य करेगा, किस प्रकार कितना हमें वेग जो है अधिकतम देखने को मिलेगा, वो हम देखते हैं। देखो बंकन वाले केस की बात करते हैं हम। जब हमारी जो रोड है ना वो कुछ इस प्रकार से जो है बंकित हमने कर दी, यानी एक तरफ से क्या कर दिया, उसको उठा दिया, एक थीटा के कोण से, क्षैतिज से क्या कर दिया, थीटा के कोण पे क्या कर दिया हमने, उस रोड को उठा दिया। अब इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे, मतलब उसको, इसके हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो हम आगे उसको पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा, एक हमने गाड़ी ले ली, ये गाड़ी जो है वो घूम रही है अब उसी वृत्ताकार पथ के ऊपर। अब देखो नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था, इस तरफ यहाँ पे mg लग रहा है, mg लग रहा है, और यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स हमारा नॉर्मली लग रहा है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको अभी भी बताया कि अभी जो अपकेंद्रीय बल जो है वो वृत्तीय गति के विरोध में, वृत्तीय गति करते हुए वस्तु के ऊपर लगता है और बाहर की तरफ उसको लेके जाता है। यानी कि बाहर जो लगेगा ना वो क्या लगेगा, mv²/r या फिर हमारा अपकेंद्रीय बल। ओके, और जो अपकेंद्रीय बल जो हमारा mv²/r लग रहा है, उसके विरोध में मैंने आपको बताया था कि हर बल के विरोध में घर्षण बल लगेगा। तो वो घर्षण बल हमारा क्या हो गया, नीचे की तरफ F, सिंपल। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, mv²/r, और उसके विरोध में हमने क्या लगा दिया, घर्षण बल, जो कि क्या कर रहा है, वस्तु की गति का विरोध कर रहा है, यानी कि वस्तु बाहर ना चली जाए, इसलिए घर्षण क्या लग रहा है, इस तरफ। और n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, n के दो कंपोनेंट किस प्रकार, ऊपर तो हो जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा n sin थीटा। तो ये क्या होगा, थीटा कोण
और ऊपर की ओर क्या लग रहा है एन कोस थीटा, और इस तरफ उसके लंबवत क्या लग रहा है एन साइन थीटा। अब देखो सबको बराबर, तो हम सारे बलों को क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। किस प्रकार कि गाड़ी जो है उस पर पहले घर्षण के और दो घटक तोड़ लेते हैं। ये हमारा क्या लग रहा है घर्षण टेढ़ा लग रहा है, इस प्रकार इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है ना टेढ़ा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तो घटक इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे एक थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा एफ कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या लग जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब देखो सारे बलों की बात करते हैं, दाएं वाले और बाएं वाले, लेफ्ट और राइट वाले, सारे जितने भी हमने बल लग रहे हैं ना उनको साथ में बात करते हैं उनके बारे में। इस तरफ क्या लग रहा है अपने, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा वाहन है, इसके ऊपर राइट में क्या लग रहा है, एक तो एन साइन थीटा लग रहा है, एन साइन थीटा लग रहा है, साथ में एफ कोस थीटा जो है वो भी राइट की तरफ लग रहा है, तो साथ में क्या लग गया एफ कोस थीटा। और इस तरफ मैंने आपको बताया क्या लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये लग तो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं एकदम बराबर मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है, इसलिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा की। तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी अपनी एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं ऊपर वाले बल, ऊपर क्या क्या लग रहा है, ऊपर देखो एक तो लग रहा है एन कोस थीटा, एन कोस थीटा। ठीक है, इस डायग्राम से हम देख रहे हैं ऊपर क्या लग रहा है एन कोस थीटा, नीचे क्या लग रहा है एम जी, एम जी, और साथ ही साथ जो है एक लग रहा है अपना एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और कोई बल भी लग रहा है देख लो, नहीं लग रहा, कोई बल नहीं लग रहा। ऊपर क्या लग रहा है एन कोस थीटा केवल, और कोई बल ऊपर की तरफ नहीं ले जा रहा है इस वस्तु को, ऊपर की तरफ कोई भी बल नहीं लग रहा। और नीचे क्या लग रहा है एफ का एक कंपोनेंट लग रहा है एफ साइन थीटा, और साथ में क्या लग रहा है एम जी। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी एन कोस थीटा बराबर, एन कोस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। सिंपल। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। वो इक्वेशन है देखो, उस इक्वेशन का यूज़ करके करेंगे। कैसे कि सबसे पहले तो एफ की वैल्यू रखते हैं हम। ये डेरिवेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, मान लो आपने सारे कंपोनेंट्स तोड़ लिए, किसके किसके तोड़ने हैं, एन के कंपोनेंट्स तोड़ने हैं और एफ के कंपोनेंट्स तोड़ने हैं। एम जी के कंपोनेंट हमने विराम कोण में तोड़े थे, यहाँ पे हमको एम जी के कंपोनेंट नहीं तोड़ने हैं। इस वाले डेरिवेशन में एम जी के कंपोनेंट नहीं टूटेंगे, विराम कोण वाले में एम जी के कंपोनेंट टूटेंगे, एन के नहीं टूटेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट वाले हमने क्या कर दिया बराबर रख दिए। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या है, एफ का मान रखने पर, एफ का मान, एफ का मान मैंने आपको बताया था एफ बराबर क्या होता है म्यू एस इंटू एन, एफ बराबर म्यू एस इंटू एन होता है। अब म्यू एस इंटू एन के वैल्यू हम क्या रखेंगे, दोनों के अंदर रख देंगे, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा क्या हो जाएगा म्यू एस एन कोस थीटा, कोस थीटा। इससे क्या आ गया एन कॉमन ले लेंगे, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, म्यू एस इंटू कोस थीटा। ठीक है, और ये बराबर में क्या है एन वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारी क्या आ गई क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड। पहली कौन सी है, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है। 1 की हेल्प से हमने क्या किया, 1 के अंदर f का मान रख दिया, तो ये हमारी नई इक्वेशन जो बन गई उसको हम क्या बोल रहे हैं इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार n कोस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा ना, उसमें भी मान रख देते हैं। उसमें मान लो मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पे और कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। देखो दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। n कोस थीटा बराबर क्या है, n कोस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे म्यू एस इंटू एन प्लस म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, और साथ में क्या आ गया साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसको हम क्या ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एन कोस थीटा, एन कोस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा बराबर एम जी। फिर से वही कॉमन ले लेंगे एन को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा बराबर क्या आ गया एम जी की। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 4। पहली से हमने क्या बना ली, तीसरी बना ली, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसके हेल्प से हमने क्या बना लिया, ये हमारी चौथी इक्वेशन को रचना उसकी कर ली। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का हम भाग देंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का, क्योंकि 3 के अंदर क्या रहा है एन आ रहा है, 4 के अंदर भी एन आ रहा है, तो दोनों को भाग देंगे तो एन और एन जो है आपस में कट जाएंगे। बाकी के एम वगैरह भी कटते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू कोस थीटा, साथ में नीचे क्या आ जाएगा ये हमारा एन वाला पोर्शन, एन इंटू कोस थीटा माइनस
म्यू एस इंटू साइन थीटा बराबर में तो है, तो हम इसको इस वाले पोर्शन को क्या ले आए, इस तरफ ले, ताकि एन से एन कट जाए, और बराबर में हम क्या रख देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ना ऊपर तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे भाग क्या लग जाएगा एम जी का, तो नीचे एम जी क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, ये एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, और कुछ कट रहा है क्या देख लो, नहीं, और कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब देखो इससे हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। सिंपल है। अब ये रटना नहीं है, मैंने भी रट नहीं रखे, ये जो है अपने आप डेरिवेशन से है, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आर जी को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो ये आर जी जो है यहाँ से मिटा के हम क्या ले आए, इस तरफ आर जी, और अब वी का स्क्वायर जो है वो हटा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वी बराबर अंडररूट पूरा के ऊपर, और ये जो पूरा पोर्शन जो भी आ गया, जैसा भी बन रहा है वैसा आपको बना लेना है। ये हमारा क्या आ गया, वी की वैल्यू, यानी कि वेग का मान जो है वो इस मान से अगर ज़्यादा हो गया ना, तो हमारी जो गाड़ी है वो स्किड कर जाएगी। तो ये हमारा हो गया बंकन के लिए वेग का मान। इससे पहले हमने बंकन रहित रोड के लिए क्या निकाला था, अधिकतम वेग का मान निकाला था। तो बस ये हमारा था घर्षण का टॉपिक, ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।